Assalamu alaikum and welcome back to our channel Stars with HK and another episode. आज हम जिस टॉपिक पे बात करना चाहेंगे वो है अर्ली इंटरवेंशन एंड पेरेंट्स साइको एजुकेशन कैन चेंज एवरीथिंग। यानी कि अर्ली इंटरवेंशन प्लस पेरेंट्स की साइको एजुकेशन से अगर उस पर फोकस किया जाए और साथ लेके चला जाए तो चीज़ें बहुत हद तक पॉजिटिव डायरेक्शन में बेहतर हो सकती हैं। वी होप कि ये सेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन ऑन कर लें और इसके अलावा आप दीगर पेरेंट्स तक, लोगों तक इस इंफॉर्मेशन को शेयर कीजिए। हो सकता है आपका एक शेयर किसी के काम आ सके। आज के सेशन में हमें एक बार फिर ज्वाइन किया है कराची से सैयदा अना हसन ने, जो कि कंसल्टेंट ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट एंड सेंसरी इंटीग्रेशन हैं, सर्टिफाइड रिहैब प्रैक्टिशनर हैं और ब्रांच लीड हैं एट शीफॉर्म वेलनेस प्लेस नॉर्थ नाज़िमाबाद में। हमने इससे पहले इसी सिलसिले में कुछ दो सेशंस पहले किए थे, जिसमें हमने एक में बात की थी कि हाउ टू रिड्यूस स्टिग्मा इन स्पेशल नीड्स केयर, और दूसरे में हमने बात की थी कि पेरेंट्स का क्या रोल होता है, हो सकता है और होना चाहिए बिफोर एंड ड्यूरिंग इंटरवेंशन। इसी सिलसिले को आगे बढ़ा रहे हैं हम, और आज का ये सेशन भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। सो थैंक यू वेरी मच अना हसन कि आपने इस सेशन के लिए टाइम निकाला, वक्त दिया। और मैं आज का जो सेशन है उसको यहाँ से शुरू करना चाहूँगा कि हम बहुत सुनते हैं और बात हो भी रही है आजकल अर्ली इंटरवेंशन की, और इस पर बहुत जोर भी दिया जा रहा है। तो मैं इसके वाय से शुरू करूंगा। आपने एक पहला सेशन भी राबिया अजीज के साथ किया था कुछ दिन पहले, उसमें भी इस पे बात हुई। तो मैं ये इससे को टच करते हुए आगे बढ़ना चाहूंगा और ये पूछना चाहूंगा कि क्यों वाय जो है वो अर्ली इंटरवेंशन जो है कैन मेक बिग डिफरेंस, क्यों इस पे जोर दिया जाता है और क्या ये डिफरेंस क्रिएट कर सकता है, इस पे थोड़ी रोशनी डालिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। जी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वंस अगेन। और आज हम फिर एक बार बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं सर हुमायूं के प्रोग्राम में। एंड थैंक यू सो मच सर फॉर अगेन इनवाइटिंग मी। अर्ली इंटरवेंशन, जी बिल्कुल, अर्ली इंटरवेंशन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसकी जितनी ज्यादा गाइडलाइंस दी जाए, जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन दी जाए, वो कम होगी। अर्ली इंटरवेंशन जिसे हम नाम देते हैं, अगर बच्चा 3 साल 2 साल से पहले आ जाता है तो बच्चे का दिमाग बहुत, समझे कि मेच्योर नहीं हुआ होता। जैसे मैं आप इतना तो बेसिक जानते हैं कि बच्चा जब 5 साल का होता है तो उसका एक पूरा दिमाग मुकम्मल तौर पे बन चुका होता है, वो चीजों को संभालना, उसको समझना शुरू कर देता है तमाम चीजें। तो इस वजह से अर्ली इंटरवेंशन, अगर मैं यहाँ पे न्यूरोलॉजिस्ट का बोलूं, क्योंकि सबसे सीनियर प्रायोरिटी में जो है वो हमारा डिपार्टमेंट न्यूरोलॉजिस्ट का होता है, तो वो इसी वजह से आप तमाम लोगों को सजेस्ट कर रहे होते हैं कि जितनी जल्दी आ सकें और 5 साल से पहले पहले आ सकें। उसका फायदा क्या होगा? अगर आप 3 साल 2 साल से पहले आएंगे तो आपको गाइडलाइंस मिलेंगी, बच्चा जल्दी एनवायरनमेंट में एडजस्ट होगा। बच्चे को जो सिखाया जाएगा, हम स्कूल में सर क्यों डालते हैं जल्दी? हम 2 साल 2.5 साल में बच्चे को स्कूल में एनरोल्ड करा देते हैं, क्यों? क्योंकि वो जल्दी सीखेगा, वो जल्दी बैठेगा, वो जल्दी अडॉप्ट करेगा चीजों को, जो बेसिक चीजें होंगी। तो इसी वजह से ये थेरेपीज भी हैं, ये भी तो एक इंस्टीट्यूशन, एक एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से सिखाना ही तो हुआ, ये समझाना ही तो हुआ। ये मैनर्स, ये माइलस्टोन, ये साउंड्स, ये स्पीच, ये बिहेवियर टैंट्रम्स, ये सारी चीजें आपके बच्चों को एजुकेट ही तो की जा रही हैं, उसके साथ साथ फैमिलीज को की जा रही है। तो अर्ली इंटरवेंशन इसलिए जरूरी है कि आप जितनी जल्दी अपने बच्चों को लेकर आएंगे, जितनी छोटी उम्र में लेकर आएंगे, उतनी जल्दी उन पर काम होगा और आउटकम्स ज्यादा आएंगे। क्योंकि फैमिलीज का सबसे ज्यादा क्वेरी होती है कि बच्चे में आउटकम कैसे आएगा। लेकिन आप हम्म। खुद सोचिए इस चीज को कि जब आप 5 साल 7 साल 9 साल 10 साल की उम्र में बच्चों को लेकर आएंगे और आप एक्सपेक्ट करेंगे कि 3 महीने में हमारा बच्चा बिल्कुल नॉर्मल परफेक्ट हो जाए, ऐसा नहीं होता। ये इम्पॉसिबल सी बात है। तो इस वजह से अर्ली इंटरवेंशन बहुत जरूरी है। ओके। एक और जो पेरेंट्स अक्सर पूछ रहे होते हैं डिफरेंट ग्रुप्स में भी कि इंटरवेंशन स्टार्ट करने के या इंटरवेंशन के प्रोसेस में जाने के क्या क्या स्टेप्स हो सकते हैं। अगर हम इस पर थोड़ी सी बात कर लें कि इंटरवेंशन के स्टेप्स क्या हैं, पेरेंट्स को जिनके बारे में थोड़ा अवेयर होना चाहिए या उनको फॉलो करने की कोशिश करनी चाहिए, तो वो क्या हो सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, इस पे भी हम बात करते हैं। राइट डायरेक्शन, राइट। हम्म। इसको अगर हम नाम दें राइट डायरेक्शन, इसको अगर हम नाम दें
कि आप एक प्रॉपर चैनलाइज सिस्टम कैसे चल सकते हैं, आप एक राइट अप्रोच जो थेरेपिस्ट की हो, चाहे वो न्यूरोलॉजिस्ट की हो, चाहे वो साइकोलॉजिस्ट की हो, वो किस तरह से एक हायरार्की को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है। और अगर से मैं एक क्लिनिकल या मेडिकल टर्मिनोलॉजी का नाम दूं तो बेसिकली हम उसे कहते हैं फैमिली साइको एजुकेशन, जो हम फैमिली को साइको एजुकेट कर रहे होते हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें मैं एक फिक्सेट, एक स्पेसिफिकली ये आपको नहीं बता सकती कि ये प्रोटोकॉल है और आपको यही चैनल जो है वो फॉलो करना है। यानी कि अगर मैंने किसी केस को ये बोला कि आपको सबसे पहले न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाना है, फिर साइकोलॉजिस्ट के पास जाना है, फिर बीटी, एसटी, ओटी, पीटी, आरटी, स्पेशल एजुकेटर्स के पास जाना है, फिर नर्सिंग के पास जाना है, नहीं। क्यों? क्योंकि हर केस एक दूसरे से डिफरेंट होता है। बहुत सारे फैमिलीज हमारे पास ऐसे आएंगी जिनकी कंसल्टेशन के बाद हम आपको गाइड करेंगे कि आपको सबसे पहले न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाना है। फॉर एग्जाम्पल, एक फैमिली सर हमारे ओपीडी में आई और उन्होंने हमसे शेयर किया कि हम 3 महीने पहले से अपने बच्चे की, 3 साल का बच्चा है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, और हम 3 महीने से पहले फला जगह पे इसकी थेरेपीज ले रहे हैं। अच्छा, अब हम XYZ किसी भी रीजन की वजह से शिफाम में आए और हमने इनरोल्ड कराया और हम कंटिन्यू करना चाहते हैं बीटी, एसटी, ओटी एंड पीटी, और इन फ्यूचर हमारा प्लान है कि जैसे ही बच्चा सेटल्ड होगा हम आरटी प्रोग्राम और वोकेशनल इसकी ट्रेनिंग शिफाम से ही स्टार्ट कराएंगे। ठीक है। सो प्रॉब्लम ऑटिज्म नहीं था, प्रॉब्लम ऑटिज्म के साथ सीजर्स की हिस्ट्री भी। ठीक है। एडिशनल एक क्वेरी ये भी थी कि 3 महीने से थेरेपीज तो हो रही हैं लेकिन एक ऑथेंटिक डायग्नोसिस नहीं, ना क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन कि उसमें हम कंसिडर करते हैं कि बच्चा कहाँ थ्राइव कर रहा है, कहाँ उसका आईक्यू लेवल मैच कर रहा है उसकी एज से। ठीक है। और सबसे बड़ी बात ये कि साइकोलॉजिस्ट या बाकी फर्दर टीम्स बाद में आती हैं, सबसे पहले तो न्यूरोलॉजिस्ट की रिकमेंडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इस केस में। तो समझाने का मतलब ये है कि बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जिनके बच्चों को माइल्ड, मॉडरेट या सीवियर, अगर मैं लेवल्स की बात करूं, कि कुछ बच्चों को सिर्फ थेरेपीज की नीड होती है और हमें देख के अंदाजा हो जाता है कि अगर ये 3 मंथ्स तक थेरेपीज लेंगे तो आउटकम्स आना शुरू होंगे। ठीक है। जब थेरेपीज लेना आप स्टार्ट करते हैं तो बच्चे का एक्चुअल रिस्पॉन्ड हमें पता चलता है कि क्या इसको साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन की नीड है, ड्यूरिंग द सेशन इसको फिट्स तो नहीं आ रहे, जबकि मूवमेंट्स तो नहीं हो रही हैं, इसकी सीजर की पास्ट हिस्ट्री तो नहीं रही, इसकी कोई एडिशनल मेडिकल या हेल्थ इश्यूज तो नहीं रहे। तो फिर हम इंटरलिंक्ड होते हैं अपने बाकी डिपार्टमेंट से, जिसमें न्यूरोलॉजिस्ट आ जाते हैं, जिसमें साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन आ जाती हैं, जिसमें हमारा पूरा पैनल आ जाता है। और मोस्ट ऑफ द केसेस में हमें जरूरत नहीं होती, थेरेपी से ही आउटकम्स बहुत अच्छे आ जाते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ थेरेपिस्ट 1-to-1 बेसिस पर देख रहे होते हैं। हर इदारे की अगर आप हायरार्की चेक करें तो उसमें सुपरवाइज करने वाले न्यूरोलॉजिस्ट मौजूद होते हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं जो क्लिनिकल अफेयर्स, जो क्लिनिकल डेप्थ में तमाम डोमेन्स को कंसिडर करते हुए अपनी एक राय, अपना एक फीडबैक दे रहे होते हैं, और उनके साथ एक हॉलिस्टिक अप्रोच इम्प्लीमेंट की जा रही होती है। एक मल्टी डिसिप्लिनरी टीम काम कर रही होती है जिसमें बिहेवियर थेरेपिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, रेमेडियल थेरेपिस्ट, ये तमाम लोग मौजूद होते हैं। ठीक है। तो ये एक प्रॉपर चैनलाइज सिस्टम है और हर केस एक दूसरे केस से डिफरेंट होता है, तो हम कंपैरिजन यहाँ पे नहीं कर सकते। जब राय डिफरेंट है, जब केस डिफरेंट है, जब बच्चे डिफरेंट हैं, तो फिर उनके ट्रीटमेंट प्लान्स, उनके गोल्स भी डिफरेंट होंगे। एक चीज मुझे ये बताइए, आपने जिक्र किया राइट डायरेक्शन का, तो राइट डायरेक्शन न्यूरोलॉजिस्ट के पास के उसने असेसमेंट अपनी दी और ये रिकमेंड किया कि इन थेरेपीज की, इन इंटरवेंशंस की ज़रूरत है। तो अब राइट प्रोफेशनल जो कि इन द फॉर्म ऑफ थेरेपिस्ट हैं डिफरेंट, उनकी ज़रूरत पड़ेगी। तो कैसे एक पेरेंट जो है राइट प्रोफेशनल तक पहुंच सकता है? हमें कैसे पता चलेगा ये राइट है या ये रॉन्ग है? कैसे, इसके बारे में क्या कहती है कि राइट प्रोफेशनल भी तो ढूंढना एक मसला है या नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल, आई एम टोटली एग्री विद यू।
110% कि राइट थेरेपिस्ट ढूंढना भी बहुत जरूरी है, राइट न्यूरोलॉजिस्ट ढूंढना भी बहुत जरूरी है, राइट इदारा ढूंढना भी बहुत जरूरी है। लेकिन मैं यहाँ पे समझती हूँ कि यहाँ पे सिर्फ मेरी राय जरूरी नहीं है। यहाँ पे अगर हमारे साथ कोई फैमिली लाइव होती, या हम किसी लाइव सेशन में अपनी फैमिलीज को भी लूप में लेते और उनकी राय भी जानते, तो बहुत अच्छा होता। उसका एक छोटा सा आउटकम पॉइंट मैं शेयर करूंगी कि फैमिलीज को पता होता है कि सही इदारे कौन से हैं। फैमिलीज को पता होता है कि ये थेरेपिस्ट प्रोफेशनल है, ये थेरेपिस्ट या यहाँ इदारे में जो सर्विसेज दी जा रही हैं वो वाकई में आउटकम्स ला रही हैं। ठीक है। लेकिन तो ये मैं एक बात आपकी मैंने काट दी, ये तो उन पेरेंट्स को पता होगा जो इस प्रोसेस में थोड़ा सा आगे जा चुके हैं। जो नए पेरेंट्स जी। हैं जिनको अवेयरनेस भी लिमिटेड है, वो कैसे हम्म। ये गेस कर सकते हैं कि ये वाला प्रोफेशनल ठीक है या ये नहीं ठीक? मतलब वो उनके लिए भी काफी मुश्किल फैसला होता है ये कि हाँ, इसके ऊपर भरोसा किया जाए और चला जाए इनके साथ। एक्चुअली सर उनके लिए बहुत मुश्किल फैसला होता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आप इस चीज का अंदाजा लगाएं कि अगर एक बच्चा है, उसकी फैमिली है, वो 1 साल से एपिलेप्सी का इलाज करा रहे हैं, तो वो न्यूरोलॉजिस्ट के पास तो जा रहे होंगे ना। ठीक है। और हम्म। अगर न्यूरोलॉजिस्ट ने आपको रिकमेंड किया साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन के लिए, तो आप एक साइकोलॉजिस्ट के पास भी जा रहे होंगे। ठीक है। हम्म। अगर आपको 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल इलाज कराते हुए न्यूरोलॉजिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास हो चुके हैं, तो उनकी रिकमेंडेशन किसी राइट डायरेक्शन पर तो होगी। ओके। हम्म। जी। सही। और एक छोटा सा ये भी होता है कि आपको रिस्क लेना होता है, तो आप हम्म। रिस्क लें। हाँ, इदारे बहुत सारे हैं, मैं मानती हूँ। लेकिन जब आप बच्चों को इनरोल करते हैं 15 डेज के लिए, 1 वीक के लिए, 1 मंथ के लिए, तो आपको अंदाजा हो जाता है। आप हम्म। इंडिविजुअल सेशंस भी लेते हैं। मैं रिनाउंड हॉस्पिटल सेटअप्स की अगर बात करूं, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे 1 to 1 बेसिस पर आप सेशन लेते हैं, इंडिविजुअलाइज हम्म। सेशन होते हैं। वहां पे भी 2-3 सेशंस लेने के बाद आपको अंदाजा हो जाता है कि आपके बच्चा सेटल्ड हो रहा है, उसकी रैपो बिल्ड हो रही है, आपको हम्म। समझाया जा रहा है, आपको साइको एजुकेट किया जा रहा है। ऐसा तो नहीं है कि बच्चे को कमरे के अंदर आधे 1 घंटे का सेशन देने के बाद हाइड रखा जा रहा है, फैमिली को कुछ पता ही नहीं है कि बच्चे के साथ अंदर क्या हो रहा है। हमें हम्म। HMP प्लान्स दिए जा रहे हैं, हमें होम मैनेजमेंट प्लान की स्ट्रेटेजीज गाइड की जा रही हैं, हमें होम हम्म। सेंसरी इंटीग्रेशन जो कि बहुत जरूरी है इन बच्चों के लिए, सेंसरी इश्यूज कितने एक्सट्रीम पर होते हैं, तो हमें एक ऐसी डाइट प्रोवाइड की जा रही है, टेक्निक्स बताई जा रही हैं। तो फैमिली को बहुत सारी तरीकों से, स्ट्रैटेजीज से अंदाजा हो जाता है कि हाँ, इस इदारे में हमारा बेहतरी से काम हो सकता है या हो रहा है। हम्म। अच्छा, एक इससे और चीज रिलेटेड है, हम अक्सर सुनते हैं और आजकल बहुत ज्यादा सुनते हैं एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिसेस का। तो आपके हम्म। नजदीक पेरेंट्स के लिए ये जानना कितना जरूरी है कि कौन से प्रोफेशनल्स या कौन से इदारे जो हैं वो एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिसेस को फॉलो कर रहे हैं? ये जानना पेरेंट्स के लिए कितना जरूरी है, और इसके बारे में क्या कहेंगे? सर ये मेरे दिल को छू लेने वाली बात है, जिसपे मैं खुद भी जो है वो बात करूंगी। बिल्कुल क्यों नहीं पता होना चाहिए, फैमिलीज को सबसे पहले पता होना चाहिए एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस क्या है। हम्म। गोल्स जो है वो एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस के से रिलेटेड ही बनते हैं। अगर आपको अपनी एक राइट अप्रोच पता ही नहीं है, आपकी स्क्रीनिंग का, आपकी रिपोर्टिंग का, आपकी केस समरी का, आपकी मैनेजमेंट का, केस मैनेजमेंट का, तो आप फैमिली को हैंडओवर क्या करेंगे। और हम्म। हर फैमिली जो है वो कराची की नहीं होती, नेशनल इंटरनेशनल वे पे आप दोनों जगहों को लेते हैं। तो एटलीस्ट आप एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस एक तो सबसे पहले एक राइट ट्रीटमेंट के लिए आप इम्प्लीमेंट करें। दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस हो। जितनी एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस होगी उतना ही ऑथेंटिक आपका ट्रीटमेंट होगा, उतने ही आउटकम्स आपके उस डायरेक्शन से रिलेटेड आएंगे। क्यों? क्योंकि आपको स्पेसिफिकली पता होगा कि आपको किस गोल के अकॉर्डिंग काम करना है, हम्म। आपको कितना ड्यूरेशन टाइप पीरियड देना है। जब आपको खुद इन तमाम चीजों की प्रैक्टिस इंप्लीमेंट करते हुए पता होगा, तभी तो आप फैमिली को साइको एजुकेट करेंगे, तभी तो उनके सवालों का जवाब दे सकेंगे कि मेरे हम्म। केस में कितना ड्यूरेशन लगेगा, मेरे केस में अभी कितने फर्दर असेसमेंट्स होनी बाकी हैं, इंडिविजुअलाइज सेशंस होने बाकी हैं। फॉर एग्जाम्पल एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है, वो एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस
इम्प्लीमेंट करता है अपनी प्रैक्टिसेस को। जब उसको पता है कि मुझे इस बच्चे के साथ साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन भी करनी है, मंथ में ट्वाइस आपको जो है वो इंडिविजुअलाइज सेशन काउंसलिंग बेस्ड भी करने, और मुझे अपने समझने के ये गाइडलाइंस भी देनी है कि आप बच्चे को 20-22 घंटे जो घर पे अकेले बच्चे को हैंडल कर रहे हैं, उसका बिहेवियर, उसका रीइंफोर्सर, उसकी बाकी तमाम चीजों में आप उसको किस तरह से हैंडल करें। तो ये एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस के थ्रू ही होगा। हाँ, अगर आप विदाउट एविडेंस काम करेंगे तो फिर आउटकम्स आपके सामने, फिर वो डिस्क्रिमिनेट ऑटोमेटिकली जो है वो हो जाता है। तो ये फैमिली के लिए जानना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि फैमिली अब रिपोर्ट्स मांगती हैं। हम जो है वो मंथली बेसिस पर फैमिलीज को HMP प्लान्स हो गए, सेंसरी डाइट हो गई, एक प्रोग्रेस रिपोर्ट, एक टेंटेटिव हो गई कि जब आप बच्चे को लेकर आए थे तो आपका बच्चा क्या था, और आफ्टर 1 मंथ की हमारी ऑब्जर्वेशन इन प्रोसेस पीरियड के बाद बच्चा कहाँ रिलाई कर रहा है। एंड आफ्टर 3 मंथ्स के बाद आप इतने कैपेबल होते हैं कि आप फैमिलीज को एक गोल के जरिए फीडबैक दे सकें, एक ऑथेंटिक रिपोर्ट दे सकें। आप PSG प्लान्स करते हैं, पेरेंट सपोर्ट ग्रुप, उसमें फेस टू फेस फैमिलीज की क्वेरीज ले सकें। तो वो एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस ही तो होती है। वो आप ट्रीटमेंट प्लान्स और फीडबैक्स ही तो शेयर कर रहे होते हैं। तो फैमिली को तो पता होना बहुत जरूरी है। जब तक हम और फैमिलीज एक पेज पर नहीं होंगे तो फिर आउटकम्स कैसे आएंगे। और उसमें चाहे आपका ट्रीटमेंट हो बच्चे का, चाहे गोल्स हो, चाहे फीडबैक्स हो, चाहे ऑथेंटिक रिपोर्ट्स हो, चाहे उसका क्राइटेरिया हो कि ये इदारा एविडेंस बेस्ड पे काम कर रहा है या किस बेसिस पे काम कर रहा है, हर चीज मालूम होनी बहुत जरूरी है। अच्छा, हम ये जितनी भी हमने ये बात की अर्ली इंटरवेंशन के बाद, सारी वो सारी ही आप कह सकते हैं कि वो साइको एजुकेशन पे बेस्ड है। मैं जी थोड़ा सा इसको और आगे पूछना चाहूंगा। कुछ चीज़ों का तो जिक्र हो गया। अब मैं पेरेंट्स के एंगल से अगर मैं पूछूं कि एज अ पेरेंट मुझे क्या क्या एजुकेशन होनी चाहिए या किन चीज़ों का पता होना चाहिए, फॉर एग्जांपल के इंटरवेंशन प्लान क्या बनेगा, मुझे इसके बारे में कुछ थोड़ी सी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। कैसे शुरू होगा, क्या मुझे मुख्तलिफ थेरेपी, क्या इंडिविजुअल कोई एक ही थेरेपी करनी पड़ेगी, इसके बारे में पता होना चाहिए। अगर कुछ मल्टीपल थेरेपीज चलनी है तो कैसे मैं कोलैबोरेट कर पाऊंगा। इस किस्म की चीज़ों के अलावा और कौन सी चीज़ें साइको एजुकेशन में पेरेंट्स को थोड़ा आइडिया होना चाहिए, और किन चीज़ों का होना चाहिए। जी सर, इन तमाम चीजों के बारे में जैसे मैंने अर्ली डिस्कशंस में आपको फीडबैक दिया कि अर्ली इंटरवेंशन में क्या होता है। अर्ली इंटरवेंशन में केस मैनेजमेंट और केस से रिलेटेड तमाम चीजें फैमिली से डिस्कस हो रही होती हैं कि एक तरीका कार है कि स्ट्रैटेजी क्या होगी। ठीक है, अब एक फैमिली आती है, उनको पता होना चाहिए कि ये हमारा केस है। ठीक है, अगर पहले की रिपोर्ट्स उनके पास मौजूद हैं, अवेलेबल हैं, तो इट्स ओके। अगर नहीं है तो फिर हम उन्हें गाइड करते हैं, उन्हें फैमिली को साइको एजुकेट करते हैं कि सबसे पहले आपका एक OPD में कंसल्टेशन होगा विद पैनल, जिसमें सारे थेरेपिस्ट अपनी अपनी राय देंगे। अगर उस बच्चे के लिए BTST OT इंपॉर्टेंट है, फॉर एग्जाम्पल अगर एक बच्चा आता है उसकी स्पीच है, तो जाहिर सी बात है उसको स्पीच की जरूरत नहीं है। उसके अगर सेंसरी इश्यूज हैं तो उसको OT की जरूरत है। तो उसके केस के अकॉर्डिंगली वो पैनलिस्ट बैठेंगे और वो अपने रोल के या उस केस से रिलेटेड फीडबैक्स देंगे। ठीक है, तो ये तमाम चीजें जरूरी हैं फैमिली को जानने के लिए। और बिल्कुल हम इसी तरह से कंसल्टेशन जो है वो देते हैं कि आपके केस को देखते हुए यहाँ पे आपको साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन करानी है, या अगर आपके पास एक ऑथेंटिक डायग्नोसिस नहीं है तो आप एक न्यूरोलॉजिस्ट की पहले OPD ले लें, या आप डायरेक्टली पहले थेरेपीज स्टार्ट करें। हम 2 वीक्स या 1 मंथ तक देखते हैं कि आउटकम क्या आता है, देन फिर हम बाकी डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेशन करते हैं। तो ये बहुत जरूरी है एक पैनल के लिए भी और एक फैमिलीज के लिए भी। और बिल्कुल हम इसी तरह से कंसल्टेशन दे रहे होते हैं और बाकी लोगों को भी आई थिंक इसको फॉलो करना चाहिए। ओके, वन लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का, वो ये कि आपसे अक्सर पूछते होंगे पेरेंट्स के अगर हम थेरेपीज शुरू करते हैं, कोई भी इंटरवेंशन शुरू करते हैं, तो कितना हमें वेट करना चाहिए एक जी थेरेपिस्ट को, ताकि उसके लिए भी अनफेयर ना हो। एक इदारे के लिए कितना टाइम उसको देना चाहिए, उसके बाद अगर कोई भी किसी किस्म के रिजल्ट्स नहीं आते तो फिर कुछ और सोचना चाहिए।
उस टाइम फ्रेम का आपसे पेरेंट्स पूछते ही होंगे, आई थिंक अक्सर पूछते होंगे कि कब तक कुछ रिजल्ट आएगा। तो इस बारे में कोई जर्नल आइडिया भी है कि हाँ इतना टाइम तो इदारे को या थेरेपिस्ट को देना चाहिए कि वो अपनी पूरी एफर्ट लगा सके और कुछ रिजल्ट्स दिखाने की कोशिश कर सके? बिल्कुल सर, बिल्कुल आपका पॉइंट बिल्कुल वैलिड है। और ऐसा होता है, और सबसे पहला सवाल ही ये होता है कि जब फैमिलीज जो है वो बच्चों को लेकर आती हैं मेरे हमारे स्पेशल नीड्स को, तो सबसे पहले दो तीन सवाल ही होते हैं कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, ये क्या चीज है, हमारे बच्चे के साथ ही क्यों हुआ, ये कब सही हो जाएगी, हमारा बच्चा नॉर्मल स्कूल में कब जाएगा, और कितना ड्यूरेशन, कितना टाइम लगेगा। ठीक है। जैसे मैंने पहले भी आप सब लोगों को एक मैसेज में भी दिया, और आपने हर प्रोग्राम में मैंने ये बताया कि हर केस एक दूसरे से डिफरेंट होता है। ठीक है। तो जब केस डिफरेंट है, केस की मैनेजमेंट डिफरेंट है, हर बच्चा वो माइल्ड पर है, मॉडरेट पर है, सीवियर लेवल पर है, उसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री, उसकी जर्नी क्या रही है, उसकी एपिलेप्सी का प्रॉब्लम है, फिट्स का प्रॉब्लम है, या सिर्फ ऑटिज्म का ही है, वो कहाँ रिलाय कर रहा है, कि तमाम चीजें एक दूसरे केस से डिफरेंट है। तो ऑटोमेटिकली जो ड्यूरेशन है वो भी डिफरेंट होगी। किसी को 1 मंथ लगेगा, किसी को 2 मंथ लगेगा, किसी को 3 मंथ लगेगा। हाँ, अगर मैं इदारे के थ्रू, अगर मैं एक प्रोफेशनल ऑथेंटिक ड्यूरेशन के थ्रू बात करूं, तो कम से कम मैक्सिमम आप 3 महीने किसी भी थेरेपीज को देते हैं। ओके। 3 महीने देने के बाद फिर हम कैपेबल होते हैं फैमिलीज के सामने कि अब 3 महीने तक हमने आपके बच्चे पर काम किया, उसके बाद ये रिजल्ट्स आना शुरू हुए, ये फीडबैक रिस्पॉन्स आना शुरू हुआ। लेकिन वो फिर मैं बोलूंगी कि बच्चे पर रिलाय करता है। फैमिलीज हम्म। हमसे बात कर लें कि 3 महीने में ठीक कर दें, हम फैमिली से बोल दें नहीं हम 4 महीने में ठीक कर देंगे, लेकिन हम्म। डिपेंड किस पे करता है। हमने हम्म। थेरेपिस्ट को बोल दिया कि यार 2 महीने में आप इस बच्चे को सही करके दे दें, लेकिन आप खुद सोचें कि डिपेंड हम सब लोग, थेरेपिस्ट, फैमिली, प्रोफेशनल्स, न्यूरोलॉजिस्ट, एंटायर टीम, डिपेंडेंट किस पर है? बच्चे पर। हम्म। बच्चा जब तक अपना रिस्पॉन्स खुद से नहीं देगा, उसका क्या पिकअप पावर है, उसकी परसीविंग क्या है, वो कितना आउटकम रिस्पॉन्स दे रहा है। कुछ बच्चे हम एक्सपेक्ट नहीं करते, कुछ बच्चे बिल्कुल म्यूट आते हैं, कुछ बच्चे सोशलाइज नहीं होते, अपनी दुनिया में होते हैं, लेकिन उनमें 1 महीने में ही बहुत अच्छा चेंज आता है। क्यों? क्योंकि उनको एनवायरनमेंट कभी कभी अट्रैक्ट कर जाता है, कभी थेरेपिस्ट से बॉन्डिंग, रैपो बिल्डिंग बहुत अच्छी हो जाती है। ठीक है। और कभी कभी हमारे जो गोल्स, जो एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस के थ्रू हमारे जो ट्रीटमेंट प्लान्स होते हैं, जो एंटायर टीम काम कर रही होती है, फिर उस पे डेफिनेटली उस पे फैमिली की भी सपोर्ट और मेहनत शामिल होती है, तो आउटकम्स जल्दी आ जाते हैं। लेकिन हम्म। अगर हम एक ऑथेंटिक वे पे जाएं तो एटलीस्ट 3 मंथ्स आप दीजिए। आप सोचें, आप 2 साल का बच्चा, 3 साल का बच्चा, 4 साल का बच्चा 2 साल अपनी जर्नी को डिस्टर्ब करके आया है, हम्म। तो हम कैसे कह सकते हैं कि हम 3 महीने में 2 साल की खराब की हुई चीज को, या 4 साल या 5 साल की डिस्टर्ब हुई हुई चीज को हम 3 महीने में परफेक्ट करके दे देंगे? नो। और जो इसका जवाब जो है, थेरेपिस्ट या प्रोफेशनल ऐसा, जी मतलब हमें ये भी सुना है आपकी बात से, मैं एक चीज याद आ गई तो इसलिए मैंने कहा आपकी बात को काट दिया मैंने। जी तो जी ये कि कुछ जगहों से हमें ऐसी कंप्लेंट्स या इतलात भी मिलती हैं पेरेंट्स की तरफ से कि फलां जगह गए तो उन्होंने कहा कि बस 3 महीने की बात है, 4 महीने की बात है, बिल्कुल ठीक जी हो जाए। जी। ऐसी कमिटमेंट करना एक तरह से फॉल्स कमिटमेंट एथिकल गलत करना है, एथिकल भी एथिकली गलत गलत है। है, एथिकली गलत है। क्योंकि हम्म। टू बीइंग एज अ थेरेपिस्ट, टू बीइंग एज ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, मैं कमिटमेंट नहीं कर सकती अपनी किसी भी फैमिली को कि मैं आपके बच्चे को 3 महीने, 1 साल, 3 साल में बिल्कुल परफेक्ट करके दे दूंगी, बिल्कुल ठीक हो जाए। मैं हम्म। हमेशा हर फैमिली से कंसल्टेशन पे, ओपीडी में यही बोलती हूँ, या जब फैमिली साइको एजुकेट कर रहे होते हैं तब यही बोलती हूँ कि बच्चे पर डिपेंड करता है। बच्चा हम्म। अगर 1 मंथ में रिस्पॉन्ड देना शुरू कर देगा, हम आपको खुद बताएंगे। ठीक है। क्योंकि फैमिलीज हमसे बहुत अटैच्ड हैं, वो इसलिए क्योंकि हमारा काम करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी इदारों से। बाकी इदारे नो डाउट बहुत बेहतरीन अपनी अपनी जगह काम कर रहे हैं, और जब
इस तरह स्पेशल नीड्स के इदारों की बात आती है तो हम सब एक पेज पर हैं, हम सारे इदारे, हम सारे प्रैक्टिशनर्स एक पेज पर हैं। लेकिन क्योंकि मैं जिस इदारे में काम कर रही हूँ और वहां का तरीका कार थोड़ा सा मुझे डिफरेंट और अच्छा लगा, वो इस सेंस में कि हम एक पेज पर फैमिली को लेके काम कर रहे होते हैं, चाहे वो ड्यूरिंग द सेशन हो, हमने कोई चीज हाइड नहीं की हुई, ये बहुत जरूरी होती है। तो जब आप कोई चीज फैमिली से हाइड करके नहीं चलते, उनको पता होता है कि आपकी एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, आपकी असेसमेंट, उनको पहले ही से पता होता है कि प्री प्लानिंग 3 मंथ्स की क्या है इस केस को लेके। अभी हम अगर अगस्त के मंथ में आ रहे हैं तो हमें हर वीक का एक प्लान पता है कि इस वीक हमारे बच्चे के साथ ये होना है, इस वीक नेक्स्ट वीक एक इंडिविजुअलाइज सेशन होना है, इस मंथ में एक इवैल्यूएशन होनी है जिसमें आईक्यू असेसमेंट भी इंक्लूडेड है। हमें पता होगा कि बच्चा कहाँ रिलाई कर रहा है, माइल्ड पे, मॉडरेट पे, सीवियर पे, उसका शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म गोल्स क्या होगा, उसकी इंटरवेंशंस अब नेक्स्ट प्लान पे क्या होंगी, ठीक है, क्या नेक्स्ट स्टेप होगा। अगर रिकवरी आ रही है तो हमें नॉर्मल स्कूल पे जाना है या इंक्लूसिव जाना है, या रिसोर्स टीचर्स जो हैं वो हमें अपने बच्चे के साथ स्कूल में भेजने होंगे, तो वो कोलैबोरेशन स्कूल में भी आ जाती है। तो ये तमाम चीजें, ये एक चीज नहीं है, ये बहुत सारी चीजें हैं जो हर केस पे डिपेंड करती हैं। मैं फिर बोलती हूँ कि राइट डायरेक्शन थेरेपिस्ट की, राइट प्रोफेशनल्स की, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस की, या बच्चे में आउटकम कब आएगा, या एक ऑथेंटिक ड्यूरेशन बताना। हाँ, 3 महीने हम जरूर बोलते हैं कि एटलीस्ट कोई भी बच्चा किसी भी डिसऑर्डर के साथ आए, आप एटलीस्ट 3 मंथ्स जो है वो वेट करें। 3 मंथ्स के बाद बीच बीच में आपको फीडबैक देके हर थेरेपिस्ट से, टीम से, अपने न्यूरोलॉजिस्ट से जो आप फॉलोअप की ओपीडीज में जाते हैं, आप डिस्कस करते हैं, आपको एक आइडिया होता है, आपको पता चलता है। और हम तो 1.5 घंटे, 2 घंटे, 2.5 घंटे देख रहे हैं, आप 20-20 घंटे अपने बच्चे को अपने घरों के अंदर देखते हैं कि क्या फर्क आ रहा है, पहले हमारा बच्चा क्या था और अब थेरेपीज लेने के बाद, असेसमेंट के बाद, या बाकी फर्दर इम्प्लीमेंटेशन के बाद हमारे बच्चे में क्या रिस्पॉन्ड आया है, क्या फर्क है। तो ये राइट। डिपेंड करता है, ये तमाम चीजें डिपेंड करती हैं। हाँ, ऑथेंटिक ड्यूरेशन जो है वो एटलीस्ट 3 मंथ्स की है। हम बिल्कुल हर फैमिली को ये बोलते हैं कि आफ्टर 3 मंथ्स के बाद हम एक ऑथेंटिक, क्यों बोलते हैं, क्योंकि सर हम एक ऑफिशियल रिपोर्ट देने के कैपेबल हो जाते हैं। ठीक है, मतलब ये कुछ बहुत टाइम जरूरी है। चाहिए भी वैसे भी, मतलब कुछ टाइम पे प्रोफेशनल को भी चाहिए बच्चे को अच्छी तरह समझने के लिए, रेप्रोबल करने के लिए, और फिर उसके बाद ही शायद वो पूरी तरह बता सकता है कि आगे प्रोग्रेस वो कैसे देखता है, बेस्ड ऑन जी वही जो 1 से 3 महीने का टाइम होता है। पहले जी दिन आके तो कोई भी ऐसा शायद ना बता सके। बिल्कुल सही। जी, बिल्कुल तो बिल्कुल। हम इस सेशन को यहाँ पे आपने काफ़ी अच्छा सम अप कर भी दिया, तो हम इस सेशन को यहाँ पे क्लोज करते हैं, और इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में हम कुछ और टॉपिक पे बात भी करेंगे, इसी सिलसिले को हम आगे बढ़ाते जाएंगे इंशाल्लाह। तो थैंक यू वेरी मच जी, आपने दोबारा इतना टाइम निकाला, और वो भी ऑफिस आवर्स आपके खत्म होने वाले हैं या अभी चल रहे हैं उसी के दौरान निकाला। सो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट एज वेल। सो लास्ट में कोई भी मैसेज आप देना चाहें तो दीजिए, फिर हम इसको क्लोज करते बिल्कुल, मेरा मैसेज तो जरूर होता है लास्ट में एक, और शुगर इनटेक, शुगर इनटेक पे मैं हर जगह मैसेज दे रही हूँ कि बहुत सारी क्वेरीज आजकल आती हैं और पहले भी आ रही हैं, लेकिन अब बहुत ज्यादा हो गई हैं कि बच्चे में हाइपर एक्टिविटी बहुत ज्यादा है, बच्चा लैक ऑफ हैं। सिटिंग टॉलरेंस पर है, आई कांटेक्ट नहीं कर रहा, ये तमाम चीजें, बिहेवियर टैंट्रम्स, नहीं सुन रहा, टिक के बैठ नहीं रहा। तो वो क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि हम बच्चे की शुगर इनटेक मॉनिटर नहीं कर रहे। हम थेरेपीज तो ले रहे हैं, हम बाकी हम्म। सारी चीजें कर रहे हैं, लेकिन हम डेली रूटीन में उसको शुगर इनटेक कितना दे रहे हैं, हम ये मॉनिटर नहीं कर रहे। तो प्लीज ये बहुत जरूरी है। आप डेफिनेटली देखेंगे कि अगर बच्चे का एक स्ट्रक्चर्ड रूटीन बना हुआ हो, एक स्ट्रक्चर्ड डाइट से रिलेटेड, न्यूट्रिशन से रिलेटेड, एक हेल्दी समझे डाइट प्लान से रिलेटेड, तो बच्चे में 50% यहाँ से भी बहुत अच्छे आपको आउटकम्स आएंगे। आप फ्रेश जूसेस दें, आप फ्रेश वेजिटेबल्स दें, आप नेचर के करीब हो, आप पार्क्स लेके जाएं, आप
बच्चों के साथ एक हेल्दी टाइम जो है वो गुजारें, फ्रेश फ्रूट्स जो हैं वो उनको दें, तो ऑटोमेटिकली बच्चे जो हैं उनका शुगर इंटेक कम होगा। और उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम अपना शुगर इंटेक भी मॉनिटर करें। ये बहुत जरूरी है कि जब हम अपना हेल्दी रूटीन बनाएंगे तो बच्चे हमें फॉलो करेंगे, हम रोल बिल्कुल। मॉडल हैं बच्चों के लिए। तो ये एक मैसेज था आप तमाम प्यारे लोगों के लिए कि प्लीज राइट। हमारे साथ मिलके आप इस पर काम करें, और कहीं पर भी अगर कंसल्टेशन की नीड हो तो हम सब आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच। राइट जी। पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया जी आपका। ये लास्ट में मैसेज बिल्कुल बड़ा अप्रोप्रिएट और अच्छा था, और थेरेपीज के साथ साथ दूसरी चीज़ों पे भी फोकस करना बहुत ज़रूरी है। सो थैंक यू वेरी मच जी। आप बिल्कुल। सब कभी जो इस सेशन को देख रहे हैं और देखेंगे, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में दोबारा आपसे मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।